जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 32 चलेगा। और साथियों, बहुत ही जल्द आपका सब्जेक्ट वाइज भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग पॉलिटी को कवर करेंगे। तो देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक इस न्यू बैच को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए, बाद में फिर आप ही को दिक्कत होगा। और कैसे आपको बैच ज्वाइन करना है, तो प्ले स्टोर पर जाकर आपको सक्सेस वर्ल्ड MCQ सर्च करना है और इस वाले एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और वहाँ पर ये आपको बैच मिल जाएगा बिहार पुलिस के लिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो इस पर मैसेज कीजिए। कोर्स में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस के लिए डेली शाम 7:30 बजे साइंस का प्रैक्टिस सेट दिया जाता है और रात 8 बजे की क्लास में GK GS और हिंदी व्याकरण। तो अभी जो आप लोग क्लास कर रहे हैं, ये रात 8 बजे की क्लास है। तो साथियों, स्वराज पार्टी की बात करें, आप सभी जानते हैं इसकी स्थापना 1923 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो इलाहाबाद में। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1923 में। किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। तो वही पूछा गया है, मोतीलाल नेहरू के साथ कौन था? तो चित्तरंजन दास, यानी कि CR दास। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही जवाब है। GK गोखले की बात करें, यानी गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? इस क्वेश्चन को भी हम कई बार आपको बता चुके हैं। मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी, और इसके बारे में भाग 4A में बताया गया है। और आर्टिकल की बात करें तो 51A में बताया गया है। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। इसे बाद में जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत में। और किस समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इस मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और जिस समय जोड़ा गया था 1976 में, उस समय 10 ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। बाद में फिर लास्ट में एक 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। कब? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत में। और इस प्रकार वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया था? तो रूस देश के संविधान से लिया गया है। तो सारे फैक्टों को आपको ध्यान रखना है। और ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये सारा आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, क्लास के नोट्स में। तो साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो भी क्लास में हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं, ये पूरा लिखकर हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सेट नंबर ये 6 अपलोड हो चुका है। और देखिए जब क्वेश्चन यहाँ पे कैसे हम तैयार कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 1 है, अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकता है, और ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, हमने क्लास में आपको बताया था, पढ़ाया था। ये जो आपका अखिल भारतीय सेवा के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 312 में है। याद कीजिए, हमने आपको बताया था। और अखिल भारतीय सेवा में कितने पद है? 3 है। कौन कौन सा है? यहाँ पर सब कुछ इसके बारे में लिख दिया गया है। तो ये आपका सेट 6 है और ये बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार है। तो ये आपको कोर्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर इसे ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 4A। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है? सही आंसर है धम्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, क्या बोला जाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन। तो यहाँ पर B ऑप्शन आपका सही आंसर है। धम्म चक्र पवत सुत ये भी बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और प्रथम प्रवचन इन्होंने कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। सबसे अधिक प्रवचन कहाँ पर दिया था? श्रावस्ती में। कहाँ पर दिया था? श्रावस्ती में। अच्छा, भगवान बुद्ध के जो गृह त्याग की घटना है उसको क्या कहा गया? तो उसको महाभिनिष्क्रमण, यहाँ पे लिख देते हैं महाभिनिष्क्रमण। ये भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना है, महाभिनिष्क्रमण। अच्छा, मृत्यु को क्या कहा गया? तो मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण।
महापरिनिर्वाण। तो भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है कुशीनगर में, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। तो मृत्यु को महापरिनिर्वाण, गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया, महाविनिष्क्रमण, और प्रथम प्रवचन को धम्मचक्र प्रवर्तन। ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है डैश के भीतर। यानी कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश राष्ट्रपति पद पर नहीं रहता है तो इसकी रिक्ति अवश्य भरनी होती है कितने महीने के भीतर। तो राष्ट्रपति की मृत्यु या फिर इस्तीफा देने की स्थिति में तो राष्ट्रपति का जो पद खाली हो जाता है उसको 6 महीने के भीतर भरना पड़ता है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, 6 महीना। मदन मोहन मालवीय ने दी हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था। आंसर है पंजाब नेशनल बैंक से। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक का संस्थापक कौन था, लाला लाजपत राय। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, इसका राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया और नाम बदलकर रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये क्लास नोट्स में दे चुके हैं हम। तो स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 1921 में, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1955 करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम रख दिया गया। चलिए, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है। चलिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में, और उस समय फ्रांस का शासक कौन था, लुई 16वां। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, लुई 16वां था। रूस की क्रांति कब होती है, 1917 में। भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ पर अवस्थित है। चलिए बताइए 7 के लिए आंसर। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलुज नदी पर स्थित है और भाखड़ा नांगल परियोजना देश का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कैसा है, तो देश का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछे भाखड़ा नांगल, लेकिन केवल पूछे देश का सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है जो कि उत्तराखंड में है, लेकिन गुरुत्वीय बांध में पूछे तो भाखड़ा नांगल परियोजना। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक पूछा जाता है थीन बांध, जो एग्जाम में पूछा जाता है बता देते हैं। थीन बांध किस नदी पर है, तो ये आपका रावी नदी पर है थीन बांध। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। थीन बांध को ही रंजीत सागर बांध कहा जाता है। एक आपका पूछा जाता है पोंग बांध। पोंग बांध ये किस नदी पर है, तो ये आपका व्यास नदी पर है। चिनाब नदी से भी संबंधित क्वेश्चन बनता है। इस पर कौन कौन सी परियोजना है, तो दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, ठीक है, दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, बगलिहार परियोजना, ये सभी परियोजनाएं चिनाब नदी पर है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज को कितने पिछड़े जिलों में शुरू किया गया। इसका आंसर है 150। आगे देखिए, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 26, आंसर क्या होगा, 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया था, यानी इस दिन बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ था। चलिए, द्विबीजपत्रियों में परागन में होता है। अब इस क्वेश्चन को समझाते हैं। देखिए, अगर एक बीजपत्री की बात करें, एक बीजपत्री, तो इसमें एक जनन छिद्र होता है। कितना जनन छिद्र होता है, एक जनन छिद्र। और द्विबीजपत्रियों में
3 जनन छिद्र होता है, इसको याद कर लीजिए। अच्छा, द्विबीजपत्री क्या होता है और एक बीजपत्री क्या होता है आपको बताते हैं। तो जिसका पत्ता पीपल की तरह हो, यानी पीपल का जो पत्ता होता है आपने देखा होगा इस तरह से पीपल का पत्ता होता है, ठीक है। तो जिसका पत्ता पीपल की पत्ता की तरह हो वो आपका होता है द्विबीजपत्री। क्या होता है? द्विबीजपत्री, ठीक है। और जिसका पत्ता धान की पत्ती की तरह हो लंबा, वो आपका एक बीजपत्री होता है, ठीक है। एक बीजपत्री में जैसे आपका धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का का पत्ता देखा होगा लंबा लंबा होता है, प्याज का भी, लहसुन, केला, तार, खजूर, ये सभी एक बीजपत्री है। और द्विबीजपत्री में क्या होता है? जिसका पत्ता पीपल का जो पत्ता उसके तरह होता है, जैसे चना का पत्ता आपने देखा होगा, मटर का पत्ता, सरसों का पत्ता, आम, जामुन, ये सभी क्या है? द्विबीजपत्री है। तो उम्मीद करते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एक बीजपत्री में 1 जनन छिद्र और द्विबीजपत्री में 3 जनन छिद्र होते हैं। भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा क्या है? तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, फिजिक्स क्लास में भी हम आपको कराए थे और केमिस्ट्री क्लास में भी। तो WHO के द्वारा जो मान्य है, यानी WHO के अनुसार जो ध्वनि की जो सीमा है ये है 45 डेसिबल। 45 डेसिबल ये क्या है? तो ये आपका सबसे बढ़िया है WHO के अनुसार 45। अगर 45 से ध्वनि प्रदूषण अधिक होता है, यानी 45 डेसिबल से अगर आवाज़ ऊपर हो जाता है तो वो कान के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया इसका सीमा कहाँ तक है? तो सीमा तो लगभग 80 तक है, ठीक है। 80 से पार नहीं कर सकते, 80 से पार जैसे होगा वो आपके लिए नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखना है आपको 80 कहाँ तक है, 100 तो होगा नहीं, ये पूरा पार है। ये तो 35 से दिया हुआ है, एक यहाँ पे 45 है, तो बचा आपका केवल बी ऑप्शन 40 से 55 डेसिबल के बीच। ये मान सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फैराड किसकी इकाई है? और ये क्वेश्चन जिसको समझ में ना आया हो तो आप पहले क्या कीजिए, पहले का क्लास देखिए। जब तक आप लोग पीछे का क्लास नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये हम पूरा डिटेल में बता चुके हैं। तो फैराड जो है ये किसकी इकाई होती है? तो ये धारिता की इकाई होती है फैराड। प्रेरकत्व की बात करें, ये हेनरी की इकाई है, हेनरी की इकाई है प्रेरकत्व। प्रतिरोध का आप सभी जानते हैं ओम होता है, और चालकत्व का क्या होता है? महो। प्रतिरोध का उल्टा होता है। अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो यूरिया का हम बता चुके हैं, यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है, तो इसका भी याद कर लीजिए। एल्युमिनियम सल्फेट में 22% होता है। डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? तो डीपीटी में डी आ रहा है यानी डिप्थीरिया, ठीक है। टी मतलब टिटनस, तो बीच में पी बचा यानी काली खांसी, तो इसके लिए आपका होता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के लिए डीपीटी का वैक्सीन दिया जाता है, DPT, इसे याद रखिएगा। 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं? तो इसे परिशोधित स्पिरिट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? परिशोधित स्पिरिट। और पेट्रोल में अगर एथेनॉल मिला दिया जाए तो उसको बोला जाएगा पावर अल्कोहल। तो अगर आपसे पूछे पावर अल्कोहल में क्या होता है, तो पेट्रोल में एथेनॉल का मिक्स होता है, और परिशोधित स्पिरिट में 5% वाले एथेनॉल को कहा जाता है परिशोधित स्पिरिट। रुधिर क्या है? तो रुधिर यानी कि खून। तो खून आप सभी जानते हैं एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है खून। इसका pH मान 7.4 होता है और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा, इसका कारण क्या है? तो एसिड रेन का कारण क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका कारण है नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि NO2 और SO2 के मिश्रण से होता है अम्ल वर्षा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो
प्यारे बच्चों इसका आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हटाए जा सकते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है, यानी वो एक ही स्थान पर रहता है, तो इसको याद कर लीजिए, हॉर्नबिल, ये एक ही स्थान पर रहता है। चलिए, रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था? रुधिर वर्ग यानी कि आपका क्या ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, आप लोग बताइए फटाफट से। तो प्यारे साथियों, ब्लड ग्रुप का पता लगाया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, और विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का पता लगाया था। रक्त परिसंचरण तंत्र, इसका पता लगाया था विलियम हार्वे ने। अच्छा, ब्लड ग्रुप की बात करें तो यहाँ से याद रखिएगा, सर्वदाता और सर्वग्राही, ये आता है एग्जाम में। तो सर्वदाता ब्लड ग्रुप क्या है, ओ निगेटिव, और सर्वग्राही ब्लड ग्रुप क्या है, तो ए बी पॉजिटिव। ठीक है, तो सर्वग्राही पूछे तो ए बी पॉजिटिव और सर्वदाता पूछे तो ओ निगेटिव, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो खट्टे फलों में आप सभी जानते हैं विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है, और यहाँ पे खट्टा फल में हो जाएगा आपका नींबू, संतरा, इसमें विटामिन सी मिलता है। अच्छा बताइए, कौन सा विटामिन दूध में नहीं होता है? तो विटामिन सी ये दूध में नहीं होता है। अंगूर में कौन सा विटामिन होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो सॉरी, अंगूर में कौन सा अम्ल होता है ये बताना है। डॉली एक प्रतिरूपी डैश का एक उदाहरण थी। तो डॉली जो है किसका प्रतिरूपी का एक उदाहरण था, तो आपको इतना ध्यान रखना है, भेड़ का था, कोलोन। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो जिसमें वृद्धि हार्मोन ज़्यादा निकलेगा वो ज़्यादा बड़ा होगा, जैसे ग्रेट खली। ठीक है, आपने देखा होगा ग्रेट खली को। तो जिस इंसान में वृद्धि हार्मोन जितना अधिक निकलेगा, लंबाई उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका होता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है, और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। अग्नाशय ग्रंथि की बात करें, इसको बोला जाता है मिश्रित ग्रंथि। तो अगर पूछे कि शरीर में मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण क्या है, तो अग्नाशय, और इसी अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन। ठीक है, और इंसुलिन में पाया जाता है मैग्नीशियम धातु। ठीक है, मैग्नीशियम नहीं, जिंक धातु, ये सब हम आपको बता चुके हैं। आदिवृक्क ग्रंथि को ही बोला जाता है एड्रीनेलिन ग्रंथि। ठीक है, आदिवृक्क ग्रंथि या फिर एड्रीनेलिन ग्रंथि, इससे आपका आपातकालीन हार्मोन निकलता है, जिसको लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। जेट इंजन डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जेट इंजन हो गया, हम आपको बता चुके हैं, या फिर रॉकेट हो गया, ये सब जो है आपका रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, और न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? ये भी हम आपको बता चुके हैं, जड़त्व जो है द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना अधिक होगा। तो द्रव्यमान यहाँ पर आंसर हो जाएगा। डैश यंत्र कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तार यानी कि जो आपका होता है तार, सितार में जो होता है, तारा नहीं होता है सितार में, तो जो कंपन करता है तो उसको मापने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, अध्ययन करने की जो युक्ति है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है सोनोमीटर। क्या बोला जाता है? सोनोमीटर। द्रव घनत्व मापी, ये क्या है, तो ये आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर इंग्लिश नाम है। ठीक है, इसी को हिंदी में कहा जाता है द्रव घनत्व मापी, और इससे क्या मापा जाता है, तो जल का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। अच्छा, वायु की आर्द्रता को किससे मापते हैं, तो हाइड्रोमीटर से। यहाँ पर लिख देते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, ये हाइड्रो होगा,
इसको सही कर लीजिए हाइड्रो। तो द्रव घनत्व मापी यानी कि जल के अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं और वायु की आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से। रक्त दाब मापी क्या है, यानी कि स्फिग्नोमीटर, स्फिग्नो मैनोमीटर इंग्लिश नाम है, उसी का नाम है हिंदी रक्त दाब मापी, ठीक है, जिससे ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। विद्युत मापी यानी कि एमीटर, ये हिंदी लिखा हुआ है। चलिए, बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरॉल का इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? यानी इनमें से किसे व्यावसायिक जो नाइट्रिक अम्ल होता है, व्यापार करने के लिए नाइट्रिक अम्ल जो होता है उसको रंगीन करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा उसमें मिलाया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? तो पंचवर्षीय योजना दिया गया है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, ये बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब आगे देखते हैं, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, ये 1961 से 66 दिया हुआ है, बिल्कुल गलत है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का समय जो था 1974 से 78 और ये 4 ही वर्ष तक चला था, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला ही आंसर हो जाएगा सही, ये सही नहीं है। बाकी 8वीं 92 97 11वीं 7 से 12 ये सभी सही दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन सरकार के बारे में सही है? तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी होती है। चलिए, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? अब इस बात को समझिएगा, हमने आपको 3 आर्टिकल बताया था, 352, 356, 360, ये सब आपको नोट्स में लिख कर दे देंगे। तो 352 में है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात है जो कि देश में लगता है और ये 3 बार लग चुका है। 1962 में पहली बार, 1971 में दूसरी बार, 1975 में तीसरी बार। ठीक, 356 आर्टिकल की बात करें तो ये है राज्य में राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है? तो राज्य में लगता है। और यह है वित्तीय आपात, अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। तो वही पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन जो लगता है राज्य में आर्टिकल 356 के तहत, तो ये कितने महीने के लिए लगा रहता है? तो ये लगा रहता है 6 महीने के लिए। ठीक है, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य में अभी भी सुधार नहीं है तो इसको बढ़ाया जा सकता है। कितना बढ़ाया जा सकता है? तो फिर से 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। कब? तो संसद की स्वीकृति, वही बोला गया है संसद की स्वीकृति, यानी कि बिल को पास करना होता है संसद से। अगर वो बिल संसद में पास हो जाता है तो राष्ट्रपति जो है राज्य में फिर से शासन लगा सकता है 6 महीने के लिए। फिर ठीक है, फिर पास कराएगा, फिर 6 महीने के लिए बढ़ाएगा। तो वही पूछा जा रहा है अधिकतम कितने दिन तक ये हो सकता है? 6 महीने बढ़ा के, 6 महीने फिर बढ़ा के अधिकतम कितना जा सकता है? तो अधिकतम 3 साल तक, 6 महीना करके अधिकतम 3 साल तक राष्ट्रपति जो है राज्य में शासन कर सकता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन 2 सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अकबर और हेमू। 1556 में हुआ था दूसरा युद्ध। तीसरा जो युद्ध हुआ था 1761 में, ये हुआ था मराठा और अफगान के बीच में, जिसमें मराठों की जीत हुई थी। और पहला वाला हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गदर पार्टी आपने सुना होगा, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किया गया था। कहाँ पर? तो यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में किसने किया था? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। तो ऑप्शन में यहाँ पे लाला हरदयाल दिया हुआ है। श्यामजी कृष्ण वर्मा की बात करें, इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना किया था। अच्छा, इंडिया हाउस कहाँ पर है? तो भले ही इंडिया हाउस नाम है लेकिन ये लंदन में है और इसकी स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो ये आपका अर्थ हो गया।
तो बीच से जो रेखा गुजरती है इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा, इसी को बोला जाता है विषुवत रेखा, इसी को बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो आंसर क्या होगा? भूमध्य रेखा। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है आपका नागपुर शहर, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए, और नंबर लिख लीजिए 9631887058। और कोर्स का प्राइस बता देते हैं, 139 रुपया मात्र है, 1000 नहीं है, ठीक है। वहाँ पे एप्लीकेशन पर नेटवर्क इशू के कारण 1000 शो होता है, लेकिन ये नहीं है। अभी के लिए 139 है, बाद में बढ़ के ये 599 भी हो सकता है, ठीक है। पहले 99 था, फिर बढ़ के 119 हुआ, अब ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे अभी रुका हुआ 139 पर, ठीक है, 1000 नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा।